आगे हम बात करते हैं कृषि वितरण की समस्या की। पालमपुर परिवारों में से केवल 1/3 परिवार यानी कि 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, वो भूमिहीन है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में से 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि तो है लेकिन वो भूमि 2 हेक्टेयर से भी कम है। ये ऐसे किसानों को छोटे किसान बोला जाता है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों को परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती, क्योंकि भूमि के टुकड़े काफ़ी छोटे हैं, इसलिए वो आधुनिक मशीनों का प्रयोग इन खेतों पर नहीं कर सकते और श्रम के रूप में अपने परिवार को ही लगाते हैं। चित्र में समझाया गया है कि पालमपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण कैसे होता है। आप इजीली देख सकते हो कि 2-4 खेत ही ऐसे हैं जहां भूमि अधिक है। अन्य क्षेत्र हैं जो है वहां भूमि का एरिया काफ़ी कम है। ऐसे छोटे छोटे एरिया में खेती करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो उन्नत बीजों, उन्नत उर्वरकों या उन्नत मशीनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पालमपुर गांव में सिर्फ 60 ऐसे परिवार हैं जो या तो बड़े किसान हैं या मझोले किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। कुछ बड़े किसान ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी ज़्यादा की भूमि है। ये कुछ चित्र हैं जो हमें कृषि क्रियाओं को समझाते हैं। अलग अलग चित्रों में परंपरागत व आधुनिक कृषि विधियों को दिखाया गया है। जैसे इस चित्र में कटाई है वो पुराने मेथड से की जा रही है, हाथ से कटाई की जा रही है। इसमें बिजाई की जा रही है बैलों की मदद से। बिजाई का मतलब होता है बीज बोना। इसमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि इसमें खाद दवाई का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें बैलों की मदद से बीज बोए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। पाई चार्ट की मदद से आपको समझाया गया है कि कैसे कृषि का वितरण अन्यायपूर्ण। 36% भूमि पर छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से भी कम है, जबकि जो 64% जमीन है, कृषि क्षेत्र है, उस पर अमीर या बड़े कृषकों का अधिकार है, किसानों का अधिकार है। अगर हम संख्या की बात करें तो केवल 20% ऐसे किसान हैं जो बड़े या मझोले हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। बाकी जो 80% कृषक है, किसान है, उनके पास ज़मीन बहुत कम है। इसका मतलब कि जो 36% कृषि है उस पर 80% लोगों का अधिकार है और जो 64% ज़मीन है उस पर केवल 20 व्यक्तियों का अधिकार है। तो ये अपने आप में एक अन्यायपूर्ण वितरण है। उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। श्रम मेहनत करने वाला तत्व होता है जो प्राकृतिक संसाधन भूमि से उपज पैदा करता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि श्रम की व्यवस्था कौन करता है, मेहनत कौन करता है। अगर किसान छोटे हैं तो वो अपने परिवार से ही परिश्रम करवाते हैं। अगर किसान बड़ा है तो वो स्वयं कार्य न करके मजदूरों को किराए पर रखता है और उनको दैनिक मजदूरी देता है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों के काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से हैं। खेतों पर काम करने वाले मजदूरों का फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद
कैश फॉर्म में भी हो सकती है या वस्तु के रूप में भी हो सकती है, जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है, या कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत से एक से दूसरे कृषि कार्यों पर अलग अलग होती है। इसका मतलब ये है कि मजदूरी है उसका कोई विशेष माप नहीं है। मजदूरी टाइम के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, दैनिक रूप में भी मिल सकती है, आपको वस्तु के रूप में, अनाज के रूप में मिल सकती है, या खाने के रूप में मिल सकती है, या आप जिस फसल के लिए मजदूरी कर रहे हो उसके रूप में मिल सकती है। जैसे अगर एक किसान गेहूं का उत्पादन कर रहा है और उसके लिए वो मजदूर रख रहा है, तो वो पहले ये भी मान के चल सकता है कि आपको मजदूरी के बदले में अनाज मिलेगा। अगर ऐसे ही कोई किसान मटर का उत्पादन कर रहा है और उसके लिए वो मजदूर रख रहा है, तो वो कह सकता है कि फसल के कितने हिस्से पर, सब्जी के कितने हिस्से को आपको दे दिए जाएंगे। इस तरह भूमि पर काम करने वाले मजदूरों का ना तो वेतन फिक्स होता है, ना उनकी मजदूरी फिक्स होती है, ना उनका टाइम फिक्स होता है। खेत में काम करने वाला श्रमिक दैनिक मजदूरी के आधार पर भी काम कर सकता है, कोई कार्य विशेष के आधार पर, जैसे कटाई के समय उसकी ज़रूरत है तो मज़दूरों की डिमांड बढ़ जाती है, या बिजाई के टाइम पे ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत हो जाती है, या पूरे साल के लिए काम पर रख लिया जाता है। तो खेतीहर मज़दूर का मतलब जो खेतों में काम करने वाले मज़दूर हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। ना तो उनकी मज़दूरी फिक्स होती है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा ना मिलेगा, ना उनका वेतन फिक्स होता है। खेतों में काम करने वाले मज़दूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। उन्हें इतनी भी मजदूरी नहीं मिलती जितनी सरकार ने निर्धारित कर रखी है। सरकार के अकॉर्डिंग अप्रैल 2011 के अकॉर्डिंग कम से कम 115 रुपये प्रतिदिन वेतन मिलना चाहिए, जबकि गांव में 80 रुपये से भी कम मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खेतीहर श्रमिकों के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। खेतीहर श्रमिक काम करने वाले तो ज़्यादा है, लेकिन उनकी मांग कम है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अगर लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो भूखमरी से बचने के लिए वो कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हैं। अब हम उत्पादन के तीसरे साधन यानी कि पूंजी की बात करते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। किसी भी उत्पादन क्रिया के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी का मतलब होता है धन। हमें कोई भी मशीन अगर खरीदनी है, कोई भी उर्वरक खरीदना है या बीज खरीदना है, तो उसके लिए हमें धन की जरूरत है। अब हम उत्पादन के तीसरे साधन यानी कि पूंजी की बात करते हैं। पूंजी एक ऐसा साधन है जिसके बगैर उत्पादन क्रिया नहीं हो सकती। पूंजी यानी कि धन। खेती के लिए आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी जिससे हम मशीनें खरीद सकते हैं, उर्वरक खरीद सकते हैं, उन्नत किस्म के बीज खरीद सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक जैविक खेती करते हैं तो उसमें पूंजी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम आधुनिक विधियों से खेती करते हैं तो उसके लिए हमें पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि भारत में अधिकतर किसान हैं वो छोटे किसान हैं, उनके पास पूंजी की व्यवस्था करना एक आसान काम नहीं है। पूंजी की व्यवस्था करने के लिए या तो उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है या वो अपनी फसल को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। वे बड़े किसानों या गांव के साहूकार से खेती के लिए विभिन्न आगतों का मतलब जो उत्पादन क्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, आगतों की पूर्ति के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, और ऐसे कर्जों पर जो ब्याज होता है वो काफ़ी ऊंचा होता है। ब्याज दर काफ़ी ऊंची होने की वजह से वो कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं और अपनी फसल को उन्हें उन व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, जिस वजह से वो एक तरह ऋण के जाल में फंस जाते हैं। अगर हम बात करें मझोले व बड़े किसानों की, तो उनकी खेती से अत्यधिक बचत होती है। उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने में कोई परेशानी नहीं होती है। वो आसानी से, क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, वो अत्यधिक
आधुनिक मशीनों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, पैदावार अच्छी होती है, तो अगली फसल के लिए उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है। उनके पास पैसा होता है, उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए पूंजी की व्यवस्था वो आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कृषि अवशेष की। कृषि अवशेष का मतलब वो होता है जो फसल पैदा करने के बाद अपनी ज़रूरत को निकालकर मार्केट में बेचा जाता है। कृषि अवशेष का मतलब है जिसको हम मार्केट में बेच देते हैं। मान लीजिए किसान ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग किया, भूमि, पूंजी और उद्यम। भूमि, श्रम और पूंजी। और भूमि से गेहूं को पैदा किया, गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण होता है। लेकिन अब उस गेहूं का करेंगे क्या? गेहूं को कुछ हिस्सा अपने खर्च के लिए, उपभोग के लिए, यूज के लिए रख लेंगे और बाकी जो बच जाएगा अवशेष उसको बेच देंगे। लेकिन अगर किसान छोटा है तो वो उसको बेच नहीं पाता क्योंकि जरूरत का ही वो पैदा कर पाता है। छोटे किसानों के पास बहुत कम अवशेष रहता है क्योंकि उनका एक बड़ा भाग, उत्पादन का एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लिया जाता है। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, पैदावार भी ज़्यादा होती है। आगे हम बात करते हैं पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं। जैसे हम जानते हैं कि 75% निवासी पालमपुर के वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जबकि केवल 25% लोग ऐसे हैं जो कृषि से अन्य कार्य करते हैं। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? वो है डेयरी। डेयरी क्या है? दूध उत्पादन का एक साधन। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास व बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार व बाजरा खिलाते हैं जो उनके खेत में आसानी से उग जाती हैं। दूध को वो निकट के बड़े गांव रायगंज में बेच देते हैं और शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण, दूध को इकट्ठा करना और शीतलन केंद्र खोल रखे हैं जो यहाँ से दूध दूर दराज के शहरों व कस्बों में भेजा जाता है। पालमपुर में दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया लघु स्तरीय विनिर्माण है। विनिर्माण का कार्य फैक्ट्री वगैरह में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलने में किया जाता है। लेकिन पालमपुर गांव में विनिर्माण छोटे लेवल पर किया जाता है, इसलिए इसे लघु स्तरीय विनिर्माण कहते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से भी कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में जहां बड़ी फैक्ट्रियों में होते हैं विनिर्माण के कार्य, पालमपुर में विनिर्माण में बहुत ही सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में ही किया जाता है। ऐसे श्रमिकों को कभी कभार के ही किराए पर लिया। पालमपुर में एक अन्य गैर कृषि क्रिया दुकानदारी भी है। पालमपुर में दुकानदार बहुत सारे हैं, लेकिन ये दुकानदार जरूरी की चीज़ें जैसे चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन इत्यादि को बेचते व खरीदते हैं। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय में नहीं करते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब है कि वस्तु का वस्तु के रूप में लेन देन करना, जैसे अनाज के बदले में जूते वगैरह खरीद लेना या चीनी के बदले में साबुन वगैरह ले लेना, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदना। लेकिन पालमपुर गांव में वस्तु विनिमय नहीं किया जाता है, पैसे में लेन देन होता है। अगर किसी को कोई चीज़ खरीदनी है तो वो पैसे में खरीदता है, अगर बेचनी है तो भी वो पैसे में ही बेचते हैं। इसे हम मुद्रा विनिमय कहते हैं। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से थोक बाजारों में कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल और छोटे मोटे
कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक हैं, उनके घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल रखी है, वे खाने की चीज़ें भी रखते हैं। अन्य क्रिया परिवहन की है। पालमपुर गांव में परिवहन एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क है, उसमें कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर आदि अपनी आजीविका कमाते हैं। वे गाड़ियाँ चलाने वाले वे ऐसे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों व वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, जिनके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और अपनी आजीविका को कमाते हैं। लगातार परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये अपने आप में विकास का एक संकेत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।